Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss ninth chemistry chapter number 6 FLP2 paper. There are total 31 questions in this paper, 12 MCQs, 4 long and 15 short questions. That is full board pattern paper. First of all, there are MCQs. MCQs solve करने की टेक्निक ये है कि जो सबसे ज़्यादा अनरिलेटेड ऑप्शंस हैं, ऐसी दो ऑप्शंस आप सबसे पहले स्किप कर दें। बाद में आपके पास दो ऑप्शंस बच जाएंगी जो कि रिलेट करती होंगी, फिर आप उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे कौन सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। इस तरह से आपके लिए एमसीक्यूज़ को सही आंसर करना इजी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सो बुक के अंदर टाइप्स हैं 9 टोटल। ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड है वाटर कैन डिजोल्व डैश एंड कोवलेंट कंपाउंड। ओके, सो वाटर इनमें से किन किन को डिजोल्व कर सकता है? सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, आयोनिक, बिकॉज वाटर भी पोलर है, वाटर में चार्जेस होते हैं और आयोनिक कंपाउंड में भी चार्जेस होते हैं, दैट्स वाई इजीली डिजोल्व कर लेता है। नेक्स्ट है विच वन इज आल्सो कॉल्ड फॉल्स सोल्यूशन। सो यहाँ पे अगर आप देखें डी ऑप्शन वाटर, वाटर तो कोई सोल्यूशन ना हुआ। सोल्यूशन में तो दो चीज़ें होती हैं, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। वाटर तो सॉल्वेंट है, सोल्यूट तो इसमें नहीं है। दैट मीन्स ये आपकी ऑप्शन बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल रिलेट नहीं करती। सिमिलरली जो आपके पास है सस्पेंशन, दैट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम सोल्यूशन, वेरी डिफरेंट फ्रॉम सोल्यूशन। And paint is also an example of suspension. That's why B and C all also very incorrect options. A option is the correct. ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन को ही फॉल्स सोल्यूशन कहते हैं। दैट मीन्स ये ट्रू सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन इसकी कुछ खसूसियात सोल्यूशन जैसी हैं, यानी ऐसा लगता है कि होमोजीनियस है लेकिन असल में हेट्रोजीनियस होता है। दैट्स वाई इसको कोलाइडल को फॉल्स सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, चॉक इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अगर आप चॉक को वाटर में हल करके देखें तो वो वाटर के अंदर नज़र आएगा, आपको क्लियरली चॉक नज़र आएगा। दैट मीन्स के वो सोल्यूशन, पहले तो बेटा आप डी ऑप्शन सोल्यूट देखें, सोल्यूट तो बिल्कुल ही इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि चॉक इन वाटर तो एक सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों होते हैं, सिर्फ सोल्यूट इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। आप पहले इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। देन बेटा सोल्यूशन को भी आप स्किप करेंगे, क्योंकि ये आपको पार्टिकल नज़र, चॉक नज़र आ रहा है। सोल्यूशन तो होमोजीनियस होता है, जिसमें कोई चीज़ नज़र ना आए, वो एक ही फेज़ लगे, ठीक है। चॉक और वाटर तो अलग अलग नज़र आते हैं, दैट मीन्स सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये आपके पास बचते हैं ए और बी ऑप्शन। इनमें से बेटा ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि चॉक के पार्टिकल बड़े होते हैं, इसलिए सस्पेंशन की एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आयनिक एंड पोलर कंपाउंड लाइक NaCl एंड HCl पानी में ज़्यादा हल होते हैं देन नॉन पोलर कंपाउंड्स। लाइक नॉन पोलर कंपाउंड्स की एग्जांपल पूछी हुई है इनमें से। तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर है, बेंजीन इज आल्सो नॉन पोलर, CS2 इज आल्सो नॉन पोलर। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन, डी। नेक्स्ट है फोग, किसकी एग्जाम्पल है? फोग आपको पता है कि गैस, धुंध होती है, धुंध यानी कि उसमें गैस का होना ज़रूरी है। तो बेटा डी ऑप्शन आप स्किप कर दें, क्योंकि सॉलिड इन सॉलिड तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, गैस लाजमी है, तो इसलिए डी तो हो नहीं सकता। बाकी ऑप्शंस में से बेटा फोग जो है वो धुंध है, लेकिन धुंध के अंदर ठंडी होती है वो, इसलिए उसमें लिक्विड के भी पार्टिकल्स होते हैं। तो लिक्विड इन गैस, लिक्विड उसमें सोल्यूट होता है और गैस उसमें सॉल्वेंट, गैस ज़्यादा अमाउंट में होती है। So A option is correct. Next है which one of the following salt give out heat on dissolving water? तो इनमें से बेटा जो NaCl है वो तो आप बिल्कुल ही स्किप कर देंगे, क्योंकि NaCl ऐसा सॉल्ट है कि जब आप उसे वाटर में हल करते हैं ना हीट निकलती है ना हीट एब्जॉर्ब होती है, इनके कोई इफेक्ट नहीं होता हीट। बाकी ऑप्शंस में से बेटा C और D जो हैं ये ऐसे हैं कि जब इन्हें डिज़ोल्व किया जाता है तो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो सीजियम सल्फेट इज द राइट आंसर, कि वो गिव आउट करता है हीट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन इज मोस्ट ऑफन एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ डैश टू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या है? रेशियो किसकी है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट की, ए ऑप्शन, टू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। टाइंडल इफेक्ट
क्या है, किसकी वजह से होता है, टाइडल इफेक्ट होता है बेटा। इसमें से आप जब देखेंगे ब्लॉकेज, तो ब्लॉकेज वाला टाइडल नहीं होता। इसके अलावा पासिंग थ्रू बीम ऑफ लाइट, ये भी तो बिल्कुल सीधा पास हो जाना, ये भी टाइडल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो टाइडल इफेक्ट सी ऑप्शन है करेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, कि लाइट स्कैटर हो जाए, फैल जाए। नेक्स्ट इज मिनिमम कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन आर, ठीक है। सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स लाजमी पाए जाते हैं बेटा? तो 2 कंपोनेंट लाजमी होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट। सो 2A ऑप्शन। नेक्स्ट है सॉल्वेंट ऑलवेज डिजॉल्व। सॉल्वेंट किस चीज़ को अपने अंदर डिजॉल्व करता है बेटा? सॉल्वेंट तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। सोल्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, सोल्यूशन को थोड़ी अपने अंदर डिजॉल्व करेगा। तो सॉल्वेंट जिस चीज़ को अपने अंदर डिजॉल्व करता है वो है सोल्यूट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट स्टेबल? सो इसमें बेटा नॉट स्टेबल पूछा, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। नॉर्मल सोल्यूशन तो स्टेबल होता है, ठीक है। देन आपके पास जो है बी ऑप्शन, ए, बी और सी, इनमें से बेटा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बिकॉज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन स्टेबल नहीं होता, वो हीट करने से बनता है। जब हम हीट उसकी ख़त्म करते हैं, टेम्परेचर लो करते हैं, तो अगेन वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं उसमें सोल्यूट के पार्टिकल, दैट्स वाई इट्स नॉट स्टेबल। सी ऑप्शन। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ आप कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन सोल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। तो बेटा जब सोल्यूट की आपस की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, सॉल्वेंट के साथ उसकी फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, तो जाहिर है वो सॉल्वेंट में हल नहीं होगा, ठीक है। सो you will write when solute forces are stronger than solute solvent forces, solute will not dissolve into solvent and solution will not form. Second है when solute forces are weaker than those of solute solvent forces, will solution form, यानी वही रिवर्स कर दिया उसका। जाहिर है अगर सोल्यूट की आपस की फोर्सेस वीक होंगी तो जाहिर है वो सॉल्वेंट में हल हो जाएगा, फिर अपनी फोर्सेस को ब्रेक करेगा और जाकर सॉल्वेंट में हल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यस सोल्यूशन विल फॉर्म इफ सोल्यूट फोर्सेस आर वीकर देन दैट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। नेक्स्ट है व्हाट इज टाइडल इफेक्ट। यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड टाइडल इफेक्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ सोल्यूशन है, यहाँ कोलाइड है, कोलाइड में लाइट फैल गई, स्कैटर हो गई क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं स्टार्च, एल्ब्यूमिन सोल्यूशन, ब्लड। डिफाइन है कंसंट्रेशन। सो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कंसंट्रेशन द प्रोपोर्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, इट्स आल्सो अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर अगर आप डिवाइड की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऊपर अमाउंट ऑफ सोल्यूट और नीचे अमाउंट ऑफ सोल्यूशन लिख लें तो आपके पास कंसंट्रेशन आ सकती है। फार्मूले के लिए आप इनमें से कोई सा भी परसेंटेज मैथ्स बाय मैथ्स का आप लिख दें, मैथ्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैथ्स ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट है जी डिफाइन मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन आएगी, रिप्रेजेंटेशन और फार्मूला हेयर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ द सोल्यूशन और रिप्रेजेंटेशन है m, ठीक है। यानी कौन सा यूनिट है जिसमें आप नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के लेते हैं, सोल्यूट के, और उसको डिवाइड करते हैं सोल्यूशन के वॉल्यूम से।
और वॉल्यूम का सोल्यूशन डीएम क्यूब में ही लेते। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है उनका फार्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, लिहाजा इस फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज गैस गैस सोल्यूशन। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर गैसेस then it is called gas solution. For example, air, weather balloons and cylinders for respiration. Okay, next है what are most common solution. So ये आपके बुक के स्टार्ट में, चैप्टर के स्टार्ट में है। ये liquid solution are the most common solution because of most common solvent water. ठीक है, क्योंकि वाटर एक मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है, इस वजह से लिक्विड के सोल्यूशन ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट है जी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, उनके नेम्स और एक एक एग्जांपल्स आप लिखते हैं, यहाँ पे टेबल में मेंशन है हेयर। ये इनके नेम्स हैं, गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, इस तरह लिक्विड के फिर गैस के साथ लिक्विड का, लिक्विड के साथ लिक्विड सॉलिड, इस तरह सॉलिड का गैस के साथ, सॉलिड का लिक्विड के साथ, सॉलिड का सॉलिड के साथ। और एक एक एग्जांपल लिख दें, से इसमें एयर आ जाएगी, गैस लिक्विड में ऑक्सीजन इन वाटर आ जाएगी, गैस सॉलिड में हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन पैलाडियम आ जाएगी, लिक्विड गैस में मिस्ट आ जाएगी, लिक्विड में अल्कोहल इन वाटर आ जाएगा, लिक्विड सॉलिड में बटर, सॉलिड गैस में डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक इन एयर, सॉलिड लिक्विड में शुगर इन वाटर, और सॉलिड में मेटल अलॉयज, ब्रास ब्रॉन्ज। अलॉय का मतलब है मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स। नेक्स्ट है जी व्हाई सोल्यूशन कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर। तो इसका भी फर्स्ट पेज पे है, ये 2 पॉइंट्स आएंगे इसमें। ठीक है, सोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर एज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन भी जो है वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, और सेकेंडली इसकी कंपोजिशन आप वेरी कर सकते हैं। आप जैसे चीनी को पानी में डाल रहे हैं, आप कभी चीनी थोड़ी कम भी ले सकते हैं, और वाटर जितना डाला है उससे ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स क्वांटिटी ही डालनी है। ठीक है, तो वो वेरिएबल कंपोजिशन से भी सोल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट है व्हाई ऑल द अलॉयज आर कंसिडर्ड सोल्यूशन। ओके, यू विल राइट अलॉयज आर कंसिडर्ड सोल्यूशन बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ 2 components. Okay, alloy is a mixture of 2 metals and metals are solid, that's why it is a type of solid solute in solid solvent solution. Okay, यानी alloy क्या होता है बेटा, 2 metals का एक मिक्सचर होता है। तो metals क्योंकि solid होती हैं इसलिए solid ही solute होता है उनमें, और solid ही solvent होता है। तो solid in solid वाले एग्जाम्पल। Does a percentage calculation require the chemical formula of solute? No. Percentage calculation does not require the chemical formula of solute. आगे आप फॉर्मूला लिख देंगे परसेंटेज मास ओवर मास का, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो वहाँ पे बेटा सिर्फ गिवन मास रिक्वायर होता है कि लैब में आपने उस चीज़ का कितना मास यूज़ किया। मोलर मास या की ज़रूरत नहीं होती। जब मोलर मास चाहिए होगा तो फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट है जी, अगर आपने 15% सोल्यूशन बनाना है तो वाटर कितना लेंगे। 15% का मतलब है कि 15 ग्राम। आप इसी तरह लिखेंगे कि सिंस 15% सोल्यूशन मीन्स 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू मेक 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है कि 15% में 15 ग्राम सॉल्ट लिया गया और उसको सॉल्वेंट, इतने सॉल्वेंट में डाला गया कि टोटल सोल्यूशन जो है वो 100 बनना चाहिए, 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो अब ये तो हो गया ना सोल्यूशन। उसने पूछा है कि वाटर इसमें कितना लगेगा, सॉल्वेंट कितना लगेगा। तो जब टोटल सोल्यूशन 100 है उसमें से आप सोल्यूट को माइनस कर देंगे 100 माइनस 15, तो आपके पास वाटर आ जाएगा। तो 100 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 85। तो 85 ग्राम ऑफ वाटर will be required to prepare the solution. Next, write a note on properties of solution. So solution की properties लास्ट पेज पे जो टेबल है उसमें से आप 2 लिखने में शक। ठीक है, कि एक तो इनके पार्टिकल्स का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा ये यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हुए होते हैं थ्रू आउट, और इनका होमोजीनियस मिक्सचर बना होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट अच्छी तरह मिक्स हुए होते हैं, वो अलग अलग से नज़र नहीं आ रहे होते। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन एक्वस सोल्यूशन, गिव एग्जांपल।
एक्वा सोल्यूशन बेटा होता है वाटर में, एक्वा का मतलब है वाटर। द सोल्यूशन विच इज फॉर्म बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, salt in water. Next है define solute, give example. So solute is this the component of solution which is present in smaller quantity is called solute. ठीक है, वो कंपोनेंट जो थोड़ी अमाउंट में पाया जाता है दिस इज कॉल्ड सोल्यूट। और एग्जांपल है जी अगर सॉल्ट वाटर है तो सॉल्ट इज सोल्यूट। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ कैन यू कंपेयर सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो अगेन वो लास्ट वाला जो टेबल है वही आ जाएगा इसमें, दिस वन इनका कंपैरिजन का टेबल है पूरा, ऐसे लिख देंगे आप। ठीक है, सोल्यूशन का पार्टिकल साइज बेटा छोटा होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कोलाइड्स के पार्टिकल लार्ज होते हैं सोल्यूशन से, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे ज़्यादा लार्ज होते हैं और इनका डायमीटर होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर। सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर बना देता है, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, अलग अलग नज़र नहीं आ रहे होते, वो एक ही फेज़ लग रही होती है। ठीक है, लेकिन कोलाइड के अंदर कोलाइड भी लग तो एक ही फेज़ रही होती है, होमोजीनियस लग रहा होता है, लेकिन एक्चुअली में वो हेट्रोजीनियस है क्योंकि उसके पार्टिकल बड़े हैं। ठीक है, और लेकिन इसलिए इसको ट्रू सोल्यूशन नहीं कहते, फॉल्स सोल्यूशन कहते हैं। और पार्टिकल जो है ये काफ़ी देर तक सेटल भी नहीं होते, मिक्स ही रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कोलाइड स्टेबल होती है। लेकिन सस्पेंशन स्टेबल नहीं होती, इसके पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं जल्दी ही। एक दफ़ा आप हिला के रखोगे उसी वक्त वो दोबारा से नीचे बैठ जाएंगे। जैसे मेडिसिन हैं, इसलिए कहते हैं जब भी मेडिसिन यूज़ करें उन्हें हिला के यूज़ करें, क्योंकि वो सस्पेंशन होती हैं, उनके पार्टिकल फ़ौरन नीचे बैठ जाते हैं, तो उन्हें हिलाएंगे उसी वक्त हिला के यूज़ करना पड़ता है। उनके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो हल नहीं हुए होते और हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। थर्ड है कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें नहीं देखा जा सकता, आम आँख से नज़र भी नहीं आते। इसी तरह कोलाइड के भी बड़े तो होते हैं लेकिन इतने भी बड़े नहीं होते कि उन्हें आम आँख से देखा जा सके। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, उन्हें देखा जा सकता है। सोल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो फ़िल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो होते हैं फ़िल्टर पेपर के पोर्स से भी छोटे होते हैं। इसी तरह कोलाइड में भी इतने भी बड़े नहीं होते कि वो फ़िल्टर पेपर से ना गुजर सकें, इजीली गुजर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल सस्पेंशन में बहुत बड़े होते हैं तो फ़िल्टर पेपर से नहीं गुजर पाते और पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। इसके अलावा ये टाइंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करते हैं बिकॉज पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि लाइट जो है वो अगर जब उन पर लाइट डाली जाती है वो सीधी चली जाती है। लेकिन यहाँ पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं इसलिए लाइट थोड़ी सी फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड टाइंडल इफेक्ट। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल तो कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं, लाइट फैलती भी नहीं है बल्कि ब्लॉक कर देते हैं लाइट को, इसलिए यहाँ पे भी टाइंडल इफेक्ट शो नहीं होता। नेक्स्ट एक्सप्लेन सैचुरेटेड सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। You will write definition, then example, then preparation and then explanation. Here definition is solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution. Example के लिए आप ये लिख दें, यहाँ पर लिखी गई है। For example, a saturated solution of sodium thiosulfate in water at 20 degrees C has 20.9 gram of salt per 100 centimeter cube of water. ठीक है, ये नीचे वाले इस सुपर सैचुरेटेड वाले टॉपिक में से आप एग्जांपल ले लेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन की। देन प्रेपरेशन आ जाएगी कि जब हम सोल्यूट को डालते हैं सॉल्वेंट में, सोल्यूट हल हो जाता है। ठीक है, इस तरह हम मज़ीद सोल्यूट डालते रहते हैं, वो हल होता जाता है। एक टाइम आता है कि मज़ीद सोल्यूट डालने पर वो हल नहीं होता है और इस स्टेज पे फिर जो मज़ीद हमने सोल्यूट डाला होता है वो अनडिज़ॉल्व ही रह जाता है और वो नीचे बैठ जाता है, तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, देखें सोल्यूट में सॉल्वेंट डाला, डिज़ोल्व होकर उसने सोल्यूशन बनाया, लेकिन बाद में सोल्यूशन भी जो है वो उसमें भी वो सोल्यूट के पार्टिकल क्रिस्टल्स की फॉर्म में दोबारा से सेपरेट होना शुरू हो गए, तो क्रिस्टलाइज का प्रोसेस भी हो रहा है, दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं एट द सेम रेट। नेक्स्ट है जी सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ द वन इन विच जो एक सोल्यूट है जो डिज़ोल्व हो चुका है और एक वो है जो अभी डिज़ोल्व पूरी तरह से नहीं हुआ, उन दोनों में इक्विलिब्रियम पाया जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यू रहते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, लेकिन जो अमाउंट है वो इनकी कांस्टेंट हो जाती है, वो चेंज नहीं होती। तो ये यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, ठीक है, इतनी, और स्टार्ट में प्रेपरेशन लिखेंगे।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और सबसे पहले आपने इसमें गिवन रिक्वायर्ड लिखना है, फिर फार्मूला लिखेंगे मोलैरिटी का, फिर सोल्यूशन एंड देन यूनिट। जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये मार्किंग कैटेगरीज ये वीडियो में ही शो हो रही हैं, पेपर के दौरान आपको शो नहीं होंगी। इसलिए आपने याद रखना है कि आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे तो ही फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सो ये है आपके एग्जाम्पल वाला न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है V1 और एक मोलैरिटी दी हुई है M1, एक और वॉल्यूम दिया हुआ है V2 और अब मोलैरिटी फाइंड करनी है M2। इसका फार्मूला है M1V1 = M2V2, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन वाला। तो आप M2 मालूम करना चाहते हैं तो V1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और आंसर आएगा। और नेक्स्ट है जी कंसंट्रेशन निकालनी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये भी आपका एग्जांपल वाला न्यूमेरिकल है। हेयर 5 सेंटीमीटर क्यूब एसीटोन है, यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है सल्यूट का, वाटर में इसको हल किया है और वो कह रहा है सोल्यूशन का वॉल्यूम है 90 सेंटीमीटर क्यूब और कंसंट्रेशन निकालें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फार्मूला आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ऊपर 5 आएगा, नीचे सोल्यूशन का वॉल्यूम 90 आएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे 5.5% आंसर आएगा। सो दिस वाज योर पेपर, थैंक यू।